अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को अपने वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हमारा उम्रा सीरीज़ का सेकंड वीलॉग है और जिस तरह के पहले वीलॉग में मैंने अपना सफ़र कवर किया था जब हम इस्लामाबाद से चले और हम जद्दा पहुँचे, और आज का जो हमारा वीलॉग है इसमें हम जद्दा से मक्का का सफ़र जो है, जो हमें प्रॉब्लम हुआ, जो हमें ज़रूरियात पेश आईं या जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब जद्दा पे आप उतरते हैं और अगर आपको कार्गो के अंदर जो आपका सामान होता है या लगेज होता है, जब वो आपको बेल्ट के थ्रू मिलता है, देखें अगर तो उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि बैंड है, अलाउड नहीं है, तो फिर तो ऑफ कोर्स आपको जो वहाँ पे सिक्योरिटी के जो होंगे लोग वो यकीनन आपसे पूछ-गिछ करेंगे। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो अलाउड तो है बट दे डोंट लाइक, उसका प्रोसीजरल चीज़ें हैं, मे बी कि उन्होंने उसकी एंट्री करनी है, मे बी कि खाने-पीने की चीज़ें हैं जो कि अलाउड नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप उनको लेके जाओ, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके बैग के साथ एक टैग लगा देते हैं। जद्दा में जब भी आप उतरें तो आप अपने लगेज को उठाने के बाद अच्छी तरह से देखना है, अगर उसमें कोई टाई पिन, ज़ाइ ज़िप टाई या धागा या थ्रेड या कोई टेप या कोई स्पेशल कलर का कोई कोटिंग या इस तरह का कोई लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका बैग मार्क किया गया है और आपके बैग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वो निकालना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपको पता होगा, ज़्यादातर लोग जो लेके जाते हैं वो खाने-पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, ज़्यादातर इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ज़ाहिर है जो उम्रा ज़ायरीन जा रहे होते हैं उसमें तो ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि वो कुछ भी ऐसी चीज़ लेके जाएँगे, बट ऑफ़ कोर्स मैं खुद अपने एक चचा को जानता हूँ, वहाँ पे उम्रा में मुझे मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो दे टोल्ड मी कि वो घर से साग बना के ले आए हैं और वो पिछले 1 हफ़्ते से वहाँ मक्का में और मदीना में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो साग खाई जा रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें फिर अगर ज़िंदगी आप की लेके दौड़ में। जाते हैं या कुछ ऐसा मतलब आपको फ़ील होता है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सिंपल उनको अपना कार्गो चेक करवा दें और उसमें से अगर वो चाहेंगे तो वो निकाल लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वो आपकी गुड लक है कि आप उस से चले जाएँ। जब आप जद्दा एयरपोर्ट से अपना कस्टम और लगेज लेके बाहर आते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले परेशानी नज़र आती है, जो वो ये होती है कि रास्ता किधर जाएँगे। अमूमी तौर पे जो उम्रा की फ़्लाइट्स हैं, जो पाकिस्तान से जाती हैं, वो टर्मिनल 2 पे लैंड करती हैं और टर्मिनल 2 से जब आप बाहर निकलेंगे, तो आपको एग्ज़िट के फ़ौरन बाद ही बहुत बड़ा एक हॉल है, जिसमें लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो 3 बहुत बड़ी-बड़ी लिफ्ट्स लगी हुई हैं, पूरे-पूरे कमरे जितनी लिफ्ट्स हैं और उसके 3 ही फ्लोर हैं। उसमें जो आप जिस फ्लोर पे आप उतरेंगे, उससे अगर नीचे जाएँगे, तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है और अगर उससे नीचे जाएँगे, तो वहाँ पे बस स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आप टैक्सी लेके कहीं लोकल जाना चाह रहे हैं या करीब जाना चाह रहे हैं, अगर या इवन के मक्का भी जाना चाह रहे हैं, तो आप टैक्सी ले लेते हैं और वो आपसे तकरीबन 300 रियाल चार्ज करेंगे और आपको मक्का ले जाएँगे। लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हैं बस के थ्रू, जो कि अमूमी तौर पे हमारे जितने भी हाजी जाते हैं, उनको वो बस का पैकेज ऑफ़र किया जाता है और ये बसें आपसे चार्ज नहीं करती हैं। वो कंपनी की बसेज़ होती हैं और वहाँ पे वो इसी पर्पज़ के लिए खड़ी होती हैं, ताकि वो आपको वहाँ से पिकअप कर लें और आपको मक्का ले जाएँ या जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे ले जाएँ। जब आप लिफ्ट लेंगे, आप बाहर आएँगे, बेसमेंट पे या ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद आप अपने राइट पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा आपको बस स्टैंड नज़र आएगा, जो कि दूर से तो नज़र नहीं आता, बट आप एक गेट से बाहर एग्ज़िट करेंगे तो वहाँ पे बसेज़ जो हैं बहुत बड़ी तरतीब में और लाइनों के लाइनें वहाँ पे बसें पार्क हुई होती हैं। वहाँ पे बहुत सारे हेल्पर आपको मिल जाएँगे, जो कि आपको अपनी मुतल्लिका बस के अंदर ले जाएँगे। अगर आप उनको अपना जो वीज़ा है और जो आपके पास होटल की बुकिंग है, अगर वो दिखाएँगे, तो वहाँ पे स्पेशल सफ़ेद गाउन में और ब्लू वास्केट में वहाँ पे यंगस्टर लोग खड़े होते हैं, लड़के खड़े होते हैं, जो कि ज़ायरीन के लिए ही एज़ अ हेल्पर उन्होंने खड़े किए होते हैं और आपको कोई भी मसला हो, सिंपली आप वहाँ पे किसी के पास चले जाएँ और उसको जो आप समझा सकते हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इश्यू है, वहाँ पे अरबिक के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आता। इंग्लिश बहुत लिमिटेड लोगों को आती है और वो भी नॉन अरेबिक लोग हैं, जिस तरह इजिप्शियन हैं या कुछ ऐसा। पाकिस्तानी अगर आपको मिल जाए कम्युनिटी में तो उनको उर्दू भी समझ आ जाएगी, इंग्लिश भी समझ आ जाएगी, बट अरेबिक के अलावा अरबी लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तो लैंग्वेज का बैरियर होता है, ऑफ़ कोर्स उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास तो नहीं है, बट उसका एक हल ये है कि आप पहले से ही इतनी तैयारी करके जाएँ कि वहाँ पे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप बस में बैठ जाते हैं, तो आप इससे पहले एक और बड़ा ड्रामेटिक स्टेज आता है कि जब आप जद्दा में लैंड कर जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी ख्वाहिश होती है कि आपने घर पे बताना है कि जी, मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। तो अब मसला ये होता है कि जो ही आप वहाँ पहुँचेंगे जद्दा में, तो आपका जो नेटवर्क है पाकिस्तानी सिम, वो काम करना बंद कर देगी।
डाटा उस पे नहीं चल रहा होता, सिम के सिग्नल आ रहे होते हैं। मुझे बाकी नेटवर्क्स का तो नहीं पता, बट मुझे ये कन्फ़र्म है कि यूफ़ोन का जो नेटवर्क है, वो जद्दा में चल रहा था जब हम उतरे। और मैंने अपने घर में जो कॉल की थी पहले, उसी यूफ़ोन के नंबर से ही मैंने पाकिस्तानी नंबर पे जो यूफ़ोन था, उस पे कॉल करके इन्फ़ॉर्म कर दिया घरवालों को कि जी हम खैरियत से यहाँ जद्दा लैंड कर गए। मेरी इमरजेंसी में 2-3 दफ़ा मुझे कॉल करनी पड़ी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ही आप जद्दा लैंड करेंगे तो आपका यूफ़ोन जो है वो काम कर रहा होगा। बाकी नेटवर्क्स चूँकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट ये है कि इमरजेंसी में अगर आपको छोटी-मोटी कॉल करनी पड़े, 1 मिनट, 2 मिनट की, 50 सेकंड की, 30 सेकंड की, तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ से जो ही आप बाहर निकलेंगे तो आप बाहर बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएँगे, जमघटा बना लेंगे, आपको बताएँगे कि जी हमारी साहब सिम ले लें, ये जी फ्री सिम है, ये ले लें, वो बाय कर लें, ये कर लें, ये कर लें। आप कोशिश करें कि जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर आपने कोई सिम नहीं बाय करनी है, कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी है। इवन कि वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के लिए भी आपके पास लोग आ जाते हैं कि जी फ़ौरन आप ये पैसे चेंज करवा लें जी। अक्सर आपके पास आएँगे, आप ज़ाहिर है आपको वो परेशानी होती है कि जी मैं किराया कहाँ से दूँगा, मैं खाऊँगा कहाँ से, मैं अब बाकी चीज़ें कैसे करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन एक तो ये है कि आप थोड़ी-सी करेंसी पाकिस्तान से ले जाएँ और पाकिस्तानी कैश साथ ले जाएँ जो कि वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। या अगर बहुत ही इमरजेंसी हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कोई भी एटीएम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जो कि पाकिस्तानी अकाउंट में अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं तो आप किसी भी एटीएम में अपना कार्ड डालें और उसको जाने से पहले आपने इंटरनेशनली एक्टिवेट करवा लेना है और नॉर्मल एटीएम की तरह अपने एटीएम को यूज़ करते हुए वहाँ सऊदी अरब में आप अपने पैसे निकलवा लें। लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव करते हैं बट वो इमरजेंसी की सूरत में अवेलेबल है कि अगर आप इमरजेंसी में हैं, कोई आपको समझ नहीं आ रही, आप कहीं गुम गए हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपना नॉर्मल एटीएम कार्ड भी सऊदी अरब में यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि जद्दा से आप कोई चीज़ बाय ना करें, ना करेंसी एक्सचेंज कराएँ, ना वहाँ से आप सिम बाय करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जल्दी से वहाँ से कस्टम वगैरह और अपना लगेज लेके आप अपनी बस में चले जाएँ। बस वाला आपसे होटल की बुकिंग देखेगा और बाकी पेपर्स देखेगा, आपके वीज़ा वगैरह देख लेगा और उसके बाद वो आपको बस ड्राइव करेगा। जद्दा से मक्का का जो सफ़र है बाय बस, तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे आपको होटल में पहुँचते हुए और वहाँ पे ड्रॉप और लगेज रखते उतारते हुए तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। तो अभी आप ये देखें कि आपको 3 घंटे पाकिस्तान में लग गए, साढ़े 5 घंटे का आपकी फ़्लाइट होगी, मेक इट 6 आवर्स और 1.5 से 2 घंटा आपको जद्दा एयरपोर्ट पे लग गया। तो अगर आप 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अब जब आप मक्का में पहुँचेंगे, तो कमोबेश आपको 12 से 13 या 14 घंटे गुज़र चुके होंगे पाकिस्तान से चले हुए और 14 घंटे बाद आप अपने होटल में पहुँचेंगे। जब आपको बस मक्का में लेके जाएगी और मक्का में जो ही आप दाखिल होते हैं तो सबसे बड़ा जो वहाँ पे एक चीज़ है, जो मक्का टावर नज़र आता है वहाँ पे। मक्का टावर के अंदर आपकी जो हाइट है वो बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत दूर से नज़र आ जाता है। जो ही आप मक्का में दाखिल होते हैं या उसकी सराउंडिंग में पहुँचते हैं तो आपको मक्का टावर नज़र आना शुरू हो जाता है। मक्का टावर वही है जिसके अंदर बहुत बड़ी एक क्लॉक लगी हुई है और उसके ऊपर एक चाँद सितारा बना हुआ है गोल्डन, जो कि खाना काबा के बाहर एक होटल है और उसके टॉप के ऊपर ये लगा हुआ है। अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद ये खाना काबा हिस्सा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद ये खाना काबा के अंदर है कुछ ऐसा। तो लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और मुझे आइडिया हुआ कि नहीं ये इसके सराउंडिंग में वाक़या है, बट चूँकि ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा होटल है जहाँ पे हमारा स्टे भी था, तो बट ये है कि लगता इस तरह है कि वो खाना काबा का पार्ट है, बट वो पार्ट उस तरह से नहीं है। जब आप अपना सामान रख लें होटल में और आप तैयार हो जाएँ और अपने आप को नमाज़ के बाद या जो भी होगा, आप एक काम कर सकते हैं कि आप इससे पहले आप बाहर जाएँ अपने होटल से। आपको अपने होटल के सराउंडिंग में बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो वहाँ पे सिम्स बेच रहे होते हैं, छोटे-छोटे कसूके कह लें आप, छोटा-सा एक जिस तरह आप रेहड़ी वगैरह के ऊपर या इस तरह से, वो सिंपल आपको वहाँ पे आपको अपना वीज़ा दिखाना पड़ेगा उनको और आपके बायोमेट्रिक्स करने के बाद वो आपको एक सिम इश्यू कर देते हैं। ये सिम जो है, ये 3-4 मुख्तलिफ़ पैकेजेज़ में आती है जिसमें 30 रियाल से लेके 50, 80 रियाल, 100 रियाल और 150 रियाल है। पैकेजेज़ डिफरेंट होते हैं, इसमें डाटा डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ़ मिनट्स जो आप पाकिस्तान में कॉल कर सकते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बट मैंने वहाँ पे 150 रियाल की सिम ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मिनट्स और डाटा की ज़रूरत थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 रुपए बनते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ़ छोटा-मोटा जिस तरह आपने कोई छोटी-सी कॉल करनी है और घर बताना है, तो आप छोटे पैकेज की सिम भी ले सकते हैं, जिसमें अमूमी तौर पे वो आपको 30 से 40 रियाल में मिल जाएगी। सऊदी अरब के अंदर व्हाट्सएप काम नहीं करता है, उसके लिए आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, बट ऑफ़ कोर्स जो लोग थोड़ा-सा ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उनके लिए ये मसला होता है कि वो कैसे करेंगे या क्या करें। तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में जाने से पहले अपने मोबाइल के अंदर
ایمو کی جو اپلیکیشن ہے ایمو کی اپلیکیشن انسٹال کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو پاکستان میں بھی بتا دیں کہ وہ ایمو کی اپلیکیشن انسٹال کر لیں، تو یہ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے، اور بہت آسانی سے آپ اپنے پاکستان میں اگر آپ وہ سم ڈال لیں گے موبائل میں تو اس پہ ڈاٹا چلنا شروع ہو جائے گا، اور آسانی سے آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب یہ ہوگا کہ آپ نے کرنسی اگر ایکسچینج کرانی ہے تو آپ کے جو ایجنٹ ہیں نا وہ بھی آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، یا تو وہیں پہ پاکستانی کرنسی وہ ایکسچینج کر دیتے ہیں، یا پھر آپ پاکستان میں ان کو پے کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کو لک آفٹر کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو ریال پے کر دیتا ہے۔ یہ سب تیار ہونے کے بعد جب آپ الحمدللہ جب آپ مکہ کے لیے عمرے کی نیت کر کے اور پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، تو کم و بیش آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 12 سے 14 گھنٹے آپ کو گزر چکے ہوں گے سفر کے۔ آپ جب خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں سے اس میں داخل ہونا ہے، کیونکہ یہ ایک بیضوی سی شکل میں ہے اور اس کے چاروں طرف گیٹ ہیں۔ عمومی طور پہ مختلف جماعت کے ٹائم پہ، نماز کے ٹائم پہ کبھی کوئی گیٹ بند ہوتا ہے، کبھی کوئی کھلا ہوتا ہے، کبھی کہیں سے آپ کو داخلہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں سے داخلہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ایک گیٹ ہر وقت کھلا رہتا ہے وہ 79 نمبر گیٹ ہے اور 39 نمبر گیٹ ہے۔ شروع میں جب آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں تو آپ مختلف جگہوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی حرم کہاں ہے، راستہ کہاں سے جائے گا، مجھے کہاں سے داخل ہونا ہے، میں کہاں سے جاؤں گا، خانہ کعبہ کس طرف ہے۔ تو آپ سمپل یہ کریں گے کہ آپ جو اگر آپ سراؤنڈنگ ایریا میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کلاک ٹاور سے باہر کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، تو آپ نے سیدھا کلاک ٹاور کو اپنا نشان رکھنا ہے اور اس کی طرف چلتے جانا ہے۔ جب آپ کلاک ٹاور آپ کے قریب پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو باہر والا علاقہ ہے وہاں پہ بہت بڑے بڑے گیٹ ہیں، اور ہر گیٹ کا ایک نمبر لکھا ہوا ہے، بڑا سا گولڈن لفظوں میں لکھا ہوتا ہے وہاں پہ۔ آپ نے وہ گیٹ نمبر پہچاننے ہیں، اور عمومی طور پہ جتنے بھی عمرہ کے لیے یا جا رہے ہوتے ہیں، زائرین جا رہے ہوتے ہیں، ان کی جو انٹری ہوتی ہے وہ گیٹ نمبر 79 سے ہو رہی ہوتی ہے۔ 79 نمبر گیٹ بہت فیمس ہے، اور کم و بیش تمام لوگ جو عمرہ کے لیے جا رہے تھے اسی گیٹ سے داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ عمرہ کر چکے ہیں اور آپ دوسری دفعہ جانا چاہ رہے ہیں، تیسری دفعہ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سول کپڑے جس طرح شلوار قمیض پہن کے جائیں گے آپ، یا کچھ ایسا پہن کے جائیں گے، تو مردوں کے لیے 79 نمبر گیٹ سے داخلہ ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ 79 نمبر گیٹ سے صرف ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جو کہ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ اگر انہوں نے عمرے کے لیے جانے ہیں، اور 79 نمبر گیٹ آپ کو بیسیکلی خانہ کعبہ کے فرسٹ فلور پہ لے جاتا ہے، گراؤنڈ فلور جس کو ہم کہیں گے، کیونکہ خانہ کعبہ تھوڑا سا نیچے واقع ہے، اس کی جو ہائٹ ہے وہ گراؤنڈ لیول سے تھوڑا سا کم ہے، تو آپ کو بیسیکلی سیڑھیاں چڑھ کے اتر کے ایک فلور نیچے جانا پڑتا ہے، اور نیچے ایک بیسمنٹ کی شکل میں تھوڑا سا خانہ کعبہ ہے، جو کہ باہر سے وہ اونچا ہے اور اندر سے نیچا ہے۔ تو جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ گراؤنڈ لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں 79 نمبر گیٹ کے اندر جا کے، لیکن جب آپ اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی منزل پہ طواف کرتے ہیں تو 79 نمبر گیٹ سیدھا آپ کو پہلی منزل پہ لے جائے گا، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے جتنا قریب آ سکیں، اس کو دیکھ سکیں، اس کو ٹچ کر سکیں۔ تو اس لیے اگر آپ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا جو ہے نا موقع دے کہ ہم وہاں جائیں اور اس کو ٹچ کریں اور اس کو دیکھ سکیں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ سکیں، اس سے غلاف کعبہ کو لپٹ سکیں، اور دعائیں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی ہماری خواہشات ہیں اور جتنی عبادات ہیں اور جتنا بھی ہمارے لوگوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے دعا کرنی ہے اور ہمارے لیے دعا کرنی ہے، تو آف کورس اس کے لیے ہمیں خانہ کعبہ کے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اور قریب ہو جائیں اس کے، تو اس کے لیے پھر آپ کو گراؤنڈ فلور پہ جانا پڑے گا۔ جی الحمد اس کے ساتھ ہم یہاں پہ پہلا پارٹ اپنا ختم کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں امپورٹنٹ میں اسی کے دوسرے پارٹ میں کور کروں گا، تاکہ مزید ہم اس کو اسٹڈی کر سکیں کہ ہمیں وہاں پہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر ہم نے کرنی ہے وہاں پہ۔ تو جی اس کے ساتھ ہمارا یہ ویلاگ ابھی ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔